स्टूडेंट हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ जो है ना बेरिंग्स की जो हमारे पास जो बेरिंग्स होते हैं डिफरेंट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें हम लोगों ने एक बात बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि थिक फिल्म बेरिंग जो है ना वो बेसिकली मोस्टली वाइडली यूज होता है हमारे पास बेरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसको हम हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेरिंग भी कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा कवर करेंगे। हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेरिंग मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है थिक फिल्म ऑफ जो है ना लुब्रिकेशन होती है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये बेसिकली ये जो थिक फिल्म है ये इसको जो है ना कॉन्टेक्ट नहीं होने देती। इस पे जो आपके पास शेफ्ट जब आरपीएम रोटेट होती है स्पीड में ये आती है शेफ्ट, इसमें ये जो है ना ये आपके पास जो थिक फिल्म बेरिंग है ये थोड़ा सा इसके अंदर डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन रखती है। तो इसके बाद जैसे हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन द हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेरिंग देयर इज अ थिक फिल्म ऑफ लिक्विड लुब्रिकेंट बिटवीन द जर्नल एंड द बेरिंग। ठीक है, कि उसमें अंदर जो है ना थिक फिल्म होती है लुब्रिकेंट की बिटवीन द जर्नल और एंड द बेरिंग। बेरिंग और जो आपके पास जर्नल है इसके दरम्यान में थिक फिल्म होती है, जैसे मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया है। A little consumer will show that when the bearing is supplied with sufficient lubricant, a pressure is built up in the clearance space between the channel and the rotating about an axis. This is eccentric with the bearing axis. ठीक है, तो वो जब आपके पास इसको हम देखते हैं कि जब हम उसके अंदर बेरिंग के अंदर जो ना सफिशिएंट लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, जो जितनी इसकी एक कैपेसिटी है उसके मुताबिक अगर हम जो है ना उसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, तो जो उस लुब्रिकेंट की वजह से प्रेशर जो है ना वो बिल्डअप होता है इन क्लियरेंस एंड जो है ना वो क्लियरेंस स्पेस आपके पास आ जाती है। जैसे इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रही है चीज़ कि यहाँ पे आपके पास एक क्लियरेंस है इस पोजीशन पे, तो या इस सफिशिएंट लुब्रिकेंट और ये जो आपके पास ये थिक फिल्म पे जो है जो आपके पास ये जो लुब्रिकेशन की थिक फिल्म है इसकी वजह से अंदर एक क्लियरेंस आ जाती है जो इसको जो है ना उससे जो है ना वो अटैच नहीं होने देती या इससे मिलने नहीं देती। तो जैसे ही इसके अंदर ये अटैच होगी तो उसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, फ्रिक्शन आएगी। तो इस वजह से हम जो है ना इसको जो है ना वो load can be supported by this fluid pressure without any actual contact between the journal and the current। ठीक है, हम जो है ना इसकी वजह से जो है ना वो इस फ्लूइड प्रेशर की वजह से जो उसके अंदर बिल्ट होता है, जो जो लुब्रिकेंट के अंदर प्रेशर बिल्ट होता है जैसे ही, तो वो जो है ना इसको सेपरेट करने की कोशिश करती है इसको जो है ना, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हो रहा होता, क्योंकि कंप्रेस एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वो जो आपके पास जो एक कंप्रेशन है वो जब एक लिमिट पहुंच जाए तो फिर वो एक प्रेशर जो है ना एक फ्लूइड जो है ना वो लगाता है उसको जो है ना आउटवर्ड्स जो है ना इसको जो आपके पास जो इनवर्ड्स जो मतलब ये इसके जैसे ये इसमें जैसे ये इस तरफ, तो ये इसको जो है ना वापस धकेलने की कोशिश करता है ये लुब्रिकेंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेट बेरिंग है मैंने बताया वाइडली यूज होते हैं। तो इसको आगे देखेंगे लोड कैरिंग एबिलिटी of the hydrodynamic bearing arises simply because of the viscous fluid which is being pushed around। ठीक है, ये जो आपके पास की इसकी जो एबिलिटी आती है कि जो उसको रेजिस्ट कर रहा होता है वो बेसिकली उसकी जो विस्कस मतलब गाढ़ापना की वजह से जो है ना जो जो उसके अंदर विस्कस फ्लूइड होता है, जो गाढ़ा फ्लूइड होता है वो बेसिकली उसको जो है ना पुश कर रहा होता है, वापस वो धकेल रहा होता है। So under the proper condition, this resistance to the motion will develop a pressure distribution of the lubricant film that can support a useful load। तो ये इस अगर प्रॉपर कंडीशंस हो हमारे पास तो ये मतलब एक जैसे एक लिमिट है एक जो है ना लोड की, तो वो एक लिमिट अगर जो है ना उससे एक्सीड ना करे हो तो एक प्रॉपर कंडीशन हो, कंट्रोल कंडीशन हो, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन है विल डेवलप अ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन द लुब्रिकेंट फिल्म। तो ये जो है ना एक यूजफुल लोड को जो है ना सपोर्ट कर जाएगी। ये जो आपके पास लुब्रिकेंट फिल्म है ये एक जो है ना एक जो आपके पास जो शेफ्ट जर्नल जो है आपके पास वो उसको सपोर्ट करेगी। अदरवाइज क्या है अगर आपके पास जो है ना वो यूजफुल अगर आपको ना हो तो उसके अंदर क्या होगा कि तो ये इसके साथ जो है ना जब शैफ्ट घूमेगी यानी जर्नल का जो ये शैफ्ट का पार्ट जो इसके अंदर होता है जर्नल का, तो इसके अंदर जो है ना वो फ्रिक्शन इसके अंदर आएगी। जो इसके अंदर फ्रिक्शन आएगी तो ये इस पार्ट से यहाँ पे जब वो उसके साथ लगेगा तो उसके अंदर जो है ना वो उसके अंदर डैमेज होगा, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वेयर एंड टेयर आ जाए। इस वजह से हमारे पास जो लोड सपोर्टिंग प्रेशर इन हाइड्रोडायनामिक बेरिंग arises from either the flow of a viscous fluid in converging channel known as wedge film lubricant
तो आपके पास ये 2 वजह से जो है ना उसके अंदर जो आपके पास लोड सपोर्टिंग प्रेशर आता है, वो 2 वजूहात की वजह से आता है। या आपके पास जो फ्लो विस्कस फ्लूइड जो कि एक विस्कस फ्लूइड का जो फ्लो है, उसके अंदर जो मतलब जब ऑब्वियस सी बात है जब जैसे इसके अंदर कोई भी शैड घूमना शुरू होगी, तो उसकी जो एक उसका फ्लो है, वो उसको बेसिकली जो है ना उसके अंदर प्रेशर जो है ना जनरेट करेगा, सपोर्टिंग प्रेशर को हम कहें जो लोड को जो है ना सपोर्ट करेगा। और दूसरी वजह है रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फ्लूइड और बीइंग स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम द अप्रोचिंग सरफेस। दूसरा जो है इसके अंदर वो जो रेजिस्टेंस है जो प्रोवाइड हो रही है जो फ्लूइड की वजह से, जो मतलब उसको जो है ना उसके अंदर उसको अटैच नहीं होने दे रही, तो वो भी जो है ना इसमें रेजिस्ट करेगा वो फ्लूइड भी जो है ना वो। तो उसको हम जो है ना नोन एज स्क्यूज फिल्म लुब्रिकेशन भी कहते हैं। दूसरा वेज फिल्म लुब्रिकेशन है। तो ये हमारे पास जो है ना वो 2 तरह की जो है ना हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अ, ये आपको मैंने बताया कि ये 2 तरह की एक वेज फिल्म लुब्रिकेशन होती है और उसके अंदर स्क्यूज फिल्म एप्लीकेशन होती है। कुछ मेरे पास डायग्राम नहीं है, उसमें मैं आपको मज़ीद क्लैरिफ़ाई करता कि वेज जो है ना वो इस तरह की शेप सी बन रही होती है और स्क्यूज़ शेप जो है ना वो उस तरह की लुब्रिकेशन की सी बन रही होती है। ठीक है? तो इसमें जो है ना असम्पशन्स अगर हम जो करते हैं वो एयरोडायनामिक लुब्रिकेटेड बेनिंग के अंदर, तो वो हमारे पास जो है ना वो उसमें जो है ना हम लोग जो है ना बेसिक्स जो फॉलोइंग बेसिक असम्पशन वो करते हैं थ्योरी में वो लुब्रिकेटेड बेरिंग वो इसमें ये है कि हम जो है ना ये कहते हैं कि जो आपके पास लुब्रिकेंट है वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को जो है ना फॉलो करता हो। दूसरे नंबर पे जो है ना उसके अंदर जो प्रेशर है वो उसको जो है ना हम लोग एज्यूम करते हैं वो भी कांस्टेंट हो थ्रू आउट द थिक फिल्म, थ्रू द थिकनेस जो उसके अंदर जो प्रेशर है जो इस फिल्म के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है वो थ्रू आउट जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, और द लुब्रिकेंट इज एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल। जो आपके पास जो लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं वो इनकम्प्रेसिबल है। और इसमें जो विस्कोसिटी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फिल्म, और जो इसके अंदर विस्कोसिटी जो फ्लूइड के अंदर है वो आपके वो भी जो है ना वो कांस्टेंट होगी फिल्म के अंदर। ठीक है, द फ्लो इज वन डायमेंशनल, और जो है ना उसको हम कहते हैं साइड लीकेज इज निगलेक्टेड। जिसकी जो साइड से जो कुछ बातों का ऑयल निकल जाता है तो उसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो ये जब हम इसकी assumptions ये बेसिकली इसलिए करते हैं कि जब हम इसको जब किसी भी चीज़ कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि हर चीज़ में जब हम डिजाइनिंग कराया जाता है उसके अंदर आपके पास कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। तो हमारे पास जो है ना उसको जो है ना हम इन चीज़ों को ये जो आपके पास assumption कर लेते हैं कि ये कुछ आइडियल कंडीशंस को जो है ना रख के फिर हम जो है ना इसकी डिजाइनिंग करते हैं कि मतलब फिर हम ये अगर हमारे लिए ये इसलिए करना भी ज़रूरी है कि अगर हम ये नहीं करते तो अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करती तो हमारे लिए फिर जो है ना उसकी जो इक्वेशंस हैं या जो हम लोग सी डेरिवेशंस करते हैं वो हम किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। अदरवाइज जो ये हमारे हर उसमें होता है कि कुछ कोई ना कोई चीज़ जो है ना आइडियलाइज हमें करनी पड़ती है, कुछ कंडीशन हमें वो फॉलो करनी पड़ती हैं। इसी वजह से हम लोग एक किसी भी जो है ना एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। अदरवाइज जो है ना जब हम अगर इसको नहीं करते तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि एक नेचुरल मैंने आपको पहले बताया कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, नेचुरल इफेक्ट्स होते हैं हर चीज़ के अंदर। तो उसको जो है ना हमें थोड़ा सा जो है ना वो नलिफाई करना पड़ता है और चीज़ों को थोड़ा सा हमें एज्यूम भी करना पड़ता है कि हम अगर ये एज्यूम कर लेते हैं तो हमारे लिए जो सोल्यूशन निकालना उसके लिए आसान हो जाता है। जो कुछ assumptions हैं जो हमने की हैं जो थ्योरी को उसकी जो है ना वो एवेल्युएट करने के लिए उसकी जो है ना जो हाइड्रोडायनामिक वेरिएंस है इसको जो है ना हमें जो है ना मज़ीद सिम्प्लीफाई करने के लिए। ठीक है, important factor for the formation of thick oil film in hydrodynamic lubricated bearing। कुछ हमारे पास जो कुछ important factors हैं according to the Reynolds the following factor are essential for the formation of thick film of oil in a hydrodynamic lubricated bearing। ठीक है, ये कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं कि इसको जो है ना फॉर्मेशन हमारे लिए इसको करने के लिए किसी भी जो इसके अंदर आपके पास जो हम हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेटेड जो बेरिंग्स की जो हमारे उसको थिक फिल्म को जो है ना अगर हमने इसको फॉर्मेशन इसकी रखनी है तो उसके लिए फिर हमें कुछ जो है ना कुछ ये फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा। तो उसमें सबसे नंबर 1 क्या है, अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल। ठीक है, कि ऑयल की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूस रहे।
जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ हमारे पास ऐसे बेरिंग्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल, जिनके साथ ऑयल की जो सप्लाई है वो अटैच होती है, या इसमें जैसे बाज़ औक़ात होता है कि अगर लीकेज हो जाए तो हम इसको जो है ना दोबारा लुब्रिकेशन दे के इसके अंदर जो है ना एक कंटिन्यूअस वो रखें, लुब्रिकेशन रखें। मतलब उसमें ये ना हो कि एक जो है ना अगर हमने ऑयल दे उसको दे दिया और लुब्रिकेशन कर दी तो बस वो वैसे ही जो है ना वो उसके अंदर वो चीज़ रहेगी। तो उसको उसकी कंटिन्यूअस एक उसकी सप्लाई रखनी है। दूसरी हमारा रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस डायरेक्शन अप्रॉक्सिमेट टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो इसमें ये भी वो देखना पड़ता है कि आपके पास जो रिलेटिव मोशन है ये टू सरफेस की, जो आपके पास जर्नल और बेरिंग है, उसकी जो है ना वो डायरेक्शन जो है ना अप्रॉक्सिमेटली टेंजेंशियल रहे, सरफेसेस के जो है टेंजेंशियल रहे। तो ये भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और तीसरे हमारे पास द एबिलिटी ऑफ वन ऑफ द सरफेस टू टेक अप अ स्मॉल इंक्लिनेशन टू द अदर सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक जो है ना एक सरफेस की कुछ ना कोई एबिलिटी होनी चाहिए जो जो स्मॉल इंक्लिनेशन है वो अदर सरफेस से जो है ना वो उसको कर सके जब रिलेटिव मोशन हो उसके अंदर। ठीक है, और a line of action of resultant oil pressure must coincide with the line of action of external load between the surface। तो आपके पास जो लाइन ऑफ एक्शन जो है ना जो एक्शन जो लाइन ऑफ एक्शन है, ऑयल प्रेशर मस्ट कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड। तो हमारे पास ये जो एक एंड में जब ऐसा होता ही है कि जब ये स्टार्ट होती है, जब इसके अंदर लोड लगना शुरू होता है, जैसे ही घूमना शुरू होती है तो कुछ ये डायरेक्शन यहाँ पे होती है। फिर जब ये स्पीड में जब ये अभी स्लो स्पीड में है तो इसकी जो है ना मूवमेंट होगी। जब जैसे स्पीड बढ़ जाती है तो फिर इसकी जो जनरल की जो पोजीशन है वो चेंज होती जाती है कि ये घूमते घूमते शायद इस साइड पे आ जाए, क्योंकि जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जब आरपीएम इसका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा जर्नल का या आपके पास जो शाफ्ट है, तो इसमें जो है ना फिर इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती है। तो वो हमारे पास वो हम देखना पड़ता है कि जो आपके पास जो प्रेशर है वो इतना रहे कि वो इसको जो है ना टच ना होने दे इसको। इसके अंदर जो आपके पास लुब्रिकेशन ऐसी हो गई, ये जो इसकी मूवमेंट हो रही है, ये आपके पास जो उसकी थिकनेस है वो मेंटेन रहे। अगर ये मेंटेन रहेगी, इसके साथ टच होगी तो obvious सी बात है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि उसके अंदर फिर जो है ना वेयर एंड टेयर का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, हमें जो है ना इनको देखना पड़ता है और जो है ना इन चीज़ों को हमें जो है ना वो ज़रूरी होता है। इन फैक्टर्स को जो है एसेंशियल है फॉर्मेशन ऑफ थिक फिल्म के लिए। ठीक है, और फिर हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग मटेरियल्स। तो आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग मटेरियल्स हैं, तो उसकी जो है ना वो देख लेते हैं। द journal and the bearing have having proper lubrication, that is there is a film of clean non-corrosive lubricant in between separating the two surfaces in contact। the only requirement of bearing material is that they should have sufficient strength and rigidity। ठीक है, ये एक बिसाइड इन चीज़ों को देख के आपके पास जो लुब्रिकेंट है वो आपके पास क्लीन है, उसकी जो है ना एक जो फिल्म है वो क्लीन है बिल्कुल, और नॉन corrosive लुब्रिकेंट है। तो हमारे पास जो सेपरेटिंग द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट और जो है ना सरफेस कॉन्टैक्ट दूर है, तो उसमें एक और भी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जो उसमें मटेरियल है वो भी सफिशिएंट हो, जो स्ट्रेंथ और रिजिडिटी हो, मतलब उसकी सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो और सफिशिएंट उसमें जो है ना वो किसी भी जो है ना उसको लोड को जो है ना या कोई एकदम शॉक लोड लगता है, कोई भी इस तरह की हमारे पास कंडीशन आ जाती है तो उसको वो बर्दाश्त कर सके। However, the condition under the bearing must operate in service are generally far from ideal, and thus the other properties as discussed below must be considered in selecting the best material। तो हमारे पास जो तो कंडीशन है जो बेरिंग की जो ऑपरेट हो रहा है सर्विस इसमें जो कर रहा है वो बेसिकली आइडियल जो ना तो नहीं हम अचीव कर सकते, लेकिन कुछ हमें जो है ना ऑब्वियस ही बात है कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं। मैंने आपको बताया कि भाई कुछ नेचुरल एक या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, उनको जो है ना हम लोग जो है ना वो किसी भी तरीके से वो नेचुरल एक फिनोमेना है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें उसको जो है ना सिलेक्शन के लिए जो आप कॉन्टैक्ट बेरिंग बनाने जा रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हमें सामने रखना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो है ना कम से कम आपके पास ये जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसमें जो है ना मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर कंसिडरेबली ग्रेटर देन द एवरेज प्रेशर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लोड टू द प्रोजेक्टेड एरिया। कि जो आपके पास मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर है जो कि हमारे पास जो है ना जो ग्रेटर देन होता है एवरेज प्रेशर, जो हमारे पास एवरेज प्रेशर होता है ग्रेटर देन होता है ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लोड टू द प्रोजेक्टेड एरिया, जो कि ऑब्टेन होता है हम उसको निकालते हैं लोड से जब हम उसको डिवाइड करते हैं प्रोजेक्टेड एरिया जो हमारे पास कॉन्टैक्ट है सरफेस उसके साथ कॉन्टैक्ट है, तो उसको जो हम निकालते हैं तो उसमें जो है ना हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं
उसको जो है ना हम जो है ना उसकी जो एक हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उसको जो है ना हम जो है ना वो देखते हैं। देयरफॉर द बेयरिंग मटेरियल शुड हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड दिस मैक्सिमम प्रेशर, सो टू प्रिवेंट एक्सट्रूजन और अदर परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बेयरिंग। ठीक है, तो आपके पास जो बेयरिंग मटेरियल है उसके पास इतनी जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो मतलब जो उसको जो उस मैक्सिमम प्रेशर को विथस्टैंड कर जाए, जो उसको जो है ना होल्ड कर जाए। और जो इसके अंदर आपके पास जो सो एज टू प्रिवेंट एक्सट्रूजन टू द अदर परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बेयरिंग। तो वो इसकी वजह से जो आपके पास अगर कंप्रेशन अगर आपने मैक्सिमम प्रेशर को मटेरियल बेयर नहीं कर सकता तो उसके अंदर हो सकता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए। तो हमें इसको इसको प्रिवेंट करना है। उसके अंदर कंप्रेसिव जो जो कंप्रेशन जो आपके जो एक आपके जो सिस्टम के अंदर एक कंप्रेशन एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है उसको विथ होल्ड कर सके, ताकि हम जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन से बच जाएं और हमारे पास जो है ना वो उसके अंदर वेयर एंड टेयर ना आए। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास फैटिग स्ट्रेंथ है कि आपके पास जो मटेरियल है बेयरिंग मटेरियल शुड हैव सफिशिएंट फैटिग स्ट्रेंथ सो दैट इट कैन स्टैंड रिपीटेड लोड विदाउट एनी डेवलपिंग सरफेस फैटिग क्रैक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आपके पास जो बेयरिंग मटेरियल्स है वो इतना सफिशिएंट उसको जो है ना वो फैटिग स्ट्रेंथ को जो है ना होल्ड कर सके कि उसकी जो आपके पास होते ही काफी हमारे पास जो मैकेनिज्म ऐसे होता है जिसमें हमारे लोड जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको जो है ना उसके अंदर रिपीटिशन आ रही होती है, तो वो उसको भी जो है ना जो आपके पास जहाँ बेरिंग हमने यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि उसके अंदर जो है ना वो इसको विद स्टैंड कर जाए, उसके जो अंदर फटिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास कॉन्फॉर्मेबिलिटी कॉन्फॉर्मेबिलिटी इट इज एबिलिटी ऑफ द बेरिंग मटेरियल टू accommodate shaft deflection and the bearing inaccuracies by plastic deformation और विदाउट एक्सेसिव वेयर एंड और हीटिंग। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेंथ एक जो है ना ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जो ये फटीग स्ट्रेंथ में ये चीज इट इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन एयरक्राफ्ट ऑटोमोटिव इंजन्स में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है फटीग स्ट्रेंथ है। फिर हमारे पास ये जो ये फैक्टर है, ये फैक्टर जो है ना बेसिकली क्या है कि एबिलिटी ऑफ बेयरिंग मटेरियल टू अकोमोडेट शाफ्ट डिफ्लेक्शन और बेयरिंग इनएक्यूरेसीज बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये आपके पास जो है ना इसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए उस मटेरियल के अंदर क्या कर उसके अंदर जो आपके पास शाफ्ट के डिफ्लेक्शन है और बेयरिंग इनएक्यूरेसीज बाद औक़ात हो जाती है कि वो उसको जो है ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के जरिए इसको विद होल्ड कर ले विदाउट टेकिंग एनी एक्सेसिव वेयर और जो है ना और हीटिंग के बगैर ये जो है ना इसको जो है ना एक उसको जो है ना अकोमोडेट कर ले किसी भी तरीके से। तो ये एक प्रॉपर्टी ये भी बड़ी ज़रूरी है बेयरिंग जनरल बेयरिंग के लिए। और जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एम्बेडेडेबिलिटी, व्हिच इज एबिलिटी ऑफ बेयरिंग मटेरियल टू अकोमोडेट or embedded small particle of dust, dirt etc without scoring the material of the journal। मतलब आपके पास जो इसके अंदर बाद होगा देखें मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली बात है डस्ट पार्टिकल्स आते हैं या कोई और इस तरह की हमारे पास जो है ना फिल्टर्स नहीं लगे होते बाद बेयरिंग में, तो उसमें जो आपके पास इस तरह की जो भी मटेरियल्स आते हैं उसको जो है ना वो सॉरी अकोमोडेट कर सके विदाउट एनी जो है ना लॉस और विदाउट एनी जो है ना स्कोरिंग ऑफ मटेरियल, विदाउट मतलब उसको मटेरियल को डिस्टर्ब किए जो भी शेफ्ट का है जनरल का है तो वो उसको विथ होल्ड कर ले। और मैनी बॉन्ड एबिलिटी क्या होती है, मैनी हाई कैपेसिटी बेरिंग आर मेड अप ऑफ बॉन्डिंग वन और मोर देन लेयर ऑफ बेरिंग मटेरियल टू अ हाई स्ट्रेंथ स्टील शेल। तो उसमें बाद बात ये होता है कि जो आगे पास मोस्टली बेरिंग्स बनाए जाते हैं वो उसके अंदर बेसिकली बॉन्डिंग्स होती हैं वन और मोर देन थिन लेयर्स ऑफ अ बेयरिंग मटेरियल जो है ना वो यूज हुए होते हैं। तो वो जो है ना बेसिकली किस लिए होते हैं कि टू अचीव हाई स्ट्रेंथ स्टील शेल बेसिकली बनाने के लिए होता है। थस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड एबिलिटी है वो भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है निगलेक्टिंग सेलेक्टिंग बेयरिंग मटेरियल्स को भी हमने देखना पड़ता है कि जो आगे पास इसकी जो बॉन्ड एबिलिटी है वो भी हमारे पास इनफ होनी चाहिए कि जो विद स्टैंड कर जाए एक स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंस भी जो है ना वो हमारे पास द बेरिंग मटेरियल शुड नॉट कोरोड अवे अंडर द एक्शन ऑफ lubricating oil और जो है ना दिस प्रॉपर्टी इज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन द इंटरनल कंबशन इंजन्स वेयर द सेम ऑयल यूज्ड टू lubricate the cylinder walls and bearings। ठीक है, तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आईसी इंजन्स के अंदर यूज होती है कि जहाँ पे
आपका जो सेम ऑयल है वो यूज़ हो रहा होता है लुब्रिकेट के जो है ना सिलेंडर वॉल्स के लिए और बेरिंग्स के लिए। तो उसमें जो है ना हमारे पास जो बेरिंग्स है मटेरियल उसको जो है ना नॉट कोरोड हो विद अंडर द एक्शन ऑफ लुब्रिकेटेंट ऑयल, तो उसके अंदर जो लुब्रिकेटेंट ऑयल किया जाए तो उसके अंदर वो कोरोजन ना आ जाए या उसके अंदर कुछ जो है ना वो ये प्रॉपर्टीज ना जनरेट हो, तो इसका भी जो है ना वो ये मटेरियल विथ स्टैंड कर दे। और उसके अलावा इन द सिलेंड्रिकल द लुब्रिकेटेंट ऑयल कम्स इनटू कांटेक्ट विद हॉट सिलेंडर वॉल्स and may oxidize and collect carbon deposit from the walls. तो इन द lubricant इन द सिलेंडर द lubricating oil come into contact, जब हम जो है ना जो सिलेंडर होता है उसमें हमारे पास obvious सी बात है जो lubricating oil है वो contact आता है with hot cylinder walls and many oxidize and collect carbon deposit from the walls। वो होता ये है कि जो उसकी हॉट सिलेंडर वॉल्स की वजह से इसके अंदर जो है ना वो ऑक्सीडाइजेशन आती है और वो हो सकता है कि वो कार्बन के जो डिपॉजिट्स हैं उस जो है ना उस वॉल से जो हॉट वॉल्स हैं उसे कलेक्ट करके उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाए ऑयल्स के अंदर। तो उसके अंदर जो है ना वो कोरोजन रेजिस्टेंस की जो है ना वो भी जो है ना वो मटेरियल होना चाहिए बेरिंग के अंदर के इसको भी वो विथस्टैंड करे। और इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी द बेरिंग मटेरियल शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी सो इट परमिट द रैपिड रिमूवल ऑफ द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन। ठीक है कि इसके अंदर वो थर्मल थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए एकदम, अगर जैसे कोई चीज़ आपके पास बेरिंग मटेरियल ऑब्वियस सी बात है जब उसके अंदर रोटेशन आती है गर्म हो जाता है या कोई जो है ना उसके अंदर हीट अप हो जाता है तो उसमें इतनी वो होनी चाहिए उस मटेरियल के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेरिंग्स, तो वो जो है ना रैपिड रिमूवल कर दे हीट जो जनरेट हो रही है उस बाय फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन के जरिए से हीट जनरेट हो रही है उसमें जल्दी से रिमूवल हो जाए, उसको जो है ना जल्दी से कूल डाउन कर ले। तो ये मटेरियल जो है ना ये भी इस मटेरियल की उसकी प्रॉपर्टी में होना जरूरी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं थर्मल एक्सपेंशन। द बेरिंग मटेरियल शुड बी ऑफ लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सो दैट व्हेन द बेरिंग ऑपरेट विद अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर देयर इज नो अनड्यू चेंज इन द क्लियरेंस। ठीक है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन जो मटेरियल है अगर ऐसा वो भी उसमें देखना है कि उसके अंदर जो है ना लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये अगर मतलब अगर वाइड रेंज ऑफ अगर टेम्परेचर के साथ भी वो उसको जो है ना वो विथ होल्ड करना पड़ेगा, उसको होल्ड करना उस चीज़ों को जो है ना वो ऑपरेट करना पड़े, तो उसके अंदर जो है ना कोई अनड्यू चेंज ना है जो कि हमें नहीं चाहिए होती, उसमें वो क्लियरेंस रहे और उसमें वो चीज़ें उसको जो है ना वो अकोमोडेट कर सकें। मटेरियल्स भी देख लेते हैं, मटेरियल जो हमारे यूज होते हैं फॉर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग, उसमें हमारे पास जो मोस्टली कॉमन मटेरियल जो कि वजह से हमने प्रॉपर्टीज का जो जिक्र किया है पीछे, हमारे पास जो प्रॉपर्टीज जो मतलब हम लोग फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं उसमें कौन कौन से मटेरियल जो है जो ये सारी सारी चीज़ तो ऑब्वियस बात है, किसी में कोई चीज़ फंक्शन होता है किसी मटेरियल में कोई हमारे पास जो है ना वो उसकी जो है ना वो आती है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, किसी में प्रॉपर्टीज मिल जाती है हमें। तो हम उसमें जो है ना कुछ मटेरियल्स हैं जिसमें बेबेट मेटल है, थिन बेस और लेड बेस बेबेट आर वाइडली यूज एज अ बेरिंग मटेरियल। जो आपके पास जो थिन बेस और लेड बेस बेबेट्स होते हैं जो कि यूज करते हैं हम उसको बेरिंग मटेरियल्स को ज्यादातर, बिकॉज दिस सेटिस्फाई मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरल एप्लीकेशन, ये ज्यादातर रिक्वायरमेंट को जो है ना आपके जो है ना एप्लीकेशन जो है ना ये पूरी कर देते हैं। और बेबेट आर रिकमेंडेड वेयर द मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टर इज नॉट ओवर 7 to 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर आपके पास इसके अंडर अंडर जो इस जो आपके पास बेरिंग मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर है तो उसके लिए ये जो है ना मोस्टली रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं हमारे पास बेबेट मेटल से। When applied in automobile, the babbitt is generally used as a thin layer। आपके पास जब ऑटोमोबाइल के अंदर ये यूज करते हैं बेरिंग्स को इस मटेरियल, तो हम बेसिकली उसकी जो थिकनेस होती है वो हम 0.05 से लेकर 0.15 mm थिक उसको रखते हैं और बॉन्डेड टू एन इंसर्ट और स्टील शेल। ठीक है, वो एक इंसर्ट उसको किया जाता है स्टील शेल में जो है ना उसको रखा जाता है। उसके बाद आ जाता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है ना वो हमारे पास एक मेटल है अलॉय जो कि अलॉय ऑफ कॉपर थिन और जिंक को जो है ना वो उसके अंदर बेसिकली यूज किया जाता है, जो कि मशीन बुशेस जो है ना प्रेशर बुशेस को जो है ना प्रेस करके इनटू शेल वो यूज करते हैं हम। द बुश में बी वन और टू पीसेस, thus the bronze commonly used for bearing material are gun metal and phosphor bronze। ठीक है, तो हमारे पास जो ये जो यूज होता है मोस्टली जो ये ब्रॉन्ज जिसको हम यूज करते हैं बेसिकली ये हम लोग यूज करते हैं मशीन बुशेस के, जहाँ पे मशीन बुशेस जो है ना वो प्रेस होनी होती है शेल के अंदर।
तो उसमें जहाँ बेरिंग यूज़ होते हैं उन वहाँ पे हम ब्रॉन्ज़ को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली द बुशेस जो है ना होता क्या है कि ये 1 और 2 पीसेस के जो है ना जो है ना मैन्युफैक्चर हुए होते हैं। तो हमारे पास जो ब्रॉन्ज होता है वो हम इस मटेरियल जहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जैसे होता है जहाँ मशीन बुशेस यूज़ हुए होते हैं, उस केस में हम लोग जो है ना ब्रॉन्ज को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो है ना वो भी बेरिंग है, यू विल यूज विद स्टील जनरल, जहाँ पे स्टील जनरल्स होते हैं, जहाँ पे जो आपके पास जो शेफ्ट है वो स्टील्स की होती हैं। तो उसमें जो है ना हम कास्ट आयरन के जो है ना वो जनरल बेरिंग यूज करते हैं। सच टाइप ऑफ बेरिंग आर फेयरली सक्सेसफुल where the lubrication is adequate and pressure is limited to 3.5 न्यूटन पर आयरन एंड स्पीड इज 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, जहाँ पे 40 मीटर पर मिनट की जो स्पीड है और इसके अंदर आपके पास जो बेरिंग जो इसमें प्रेशर आ रहा है वो अगर 3.5 से जो है ना वो लिमिट उसकी है, एक लिमिट इससे ज़्यादा ना हो, उस केस में हम जो है ना कास्ट आयरन को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा सिल्वर और सिल्वर लेड बेरिंग आर मोस्टली यूज इन एयरक्राफ्ट इंजन वेयर द फटीग स्ट्रेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो सिल्वर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे फटीग स्ट्रेंथ, जहाँ पे मैंने आपसे हम लोगों ने जिक्र किया था पहले भी, फटीग स्ट्रेंथ जहाँ पे हमें इस तरह की जो केसेस होते हैं उसमें फिर हम लोग जहाँ पे मोस्ट उसको कंसिडर किया जा रहा होता है तो उसमें हम जो है ना सिल्वर और सिल्वर लेड बेरिंग को जो है यूज़ करते हैं। ये जो है ना मोस्टली इसकी इनकी जो फटीग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स अच्छी होती है। तो इसलिए हम जो है ना इसको उन जो है ना ज़्यादातर हमारे एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर यूज़ होते हैं। और नॉन मेटालिक बेरिंग्स आपके जो है ना इस मेड अप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, रबर, वुड और प्लास्टिक्स के बने होते हैं। तो the carbon graphite bearings are self-lubricating, dimensionally stable over the wide range of radiation, chemically insert, and can operate at higher temperature than other bearings. तो कार्बन ग्रेफाइट के जो बेरिंग्स हैं वो इनके एज कम्पेयर टू अदर जो आपके नॉन मेटालिक लुब्रिकेंट है लुब्रिकेट सॉरी बेरिंग्स हैं, उसमें ये ज़्यादा इसकी जो है ना अच्छी वो यूँ समझ लें कि ज़्यादा इसके जो एफिशिएंसी है इसकी ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज जो है ना ये स्टेबल ओवर वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन है, केमिकल इंसर्ट है। और क्या जो है ना मतलब केमिकली जो इसके अंदर इतना जैसे कोई भी आपके पास अ, जैसे मैं हम लोगों ने पीछे इसमें कब बात की थी कि जब भी होता ही है कि जब हीट अप होता है तो उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट जो मटेरियल जो यूज जो उसके होते हैं तो वो मटेरियल जो है ना वो कार्बन जो कंटेंट जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जो है ना विथ होल्ड कर जाए चीज़ें, तो ये कार्बन ग्रेफाइट इस चीज़ को होल्ड कर जाते हैं। ये मतलब इसके अंदर अगर हीट अप टेम्परेचर इसका ज़्यादा भी हो जाए तो जो मटेरियल है इसकी जो है ना वो उसमें और कैन ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर देन अदर बेरिंग। और के जैसे मैंने आपको बताया कि हायर टेम्परेचर जैसे ही अचीव होता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन का भी जो है ना एक बड़ा वो ज़रूरी है, और उसमें थर्मल कंडक्टिविटी भी जो है ना होनी चाहिए। तो उसमें जो है ना मतलब जल्दी ही जो है ना वो कूल डाउन हो जाए, और उसमें अगर थर्मल एक्सपेंशन भी आती है तो इन चीज़ों को भी होल्ड करते हैं। तो ये जो है ना मेरा ख्याल में आज का टॉपिक यहाँ तक हम कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो है ना हम इसकी उसको कवर करेंगे। तो मुझे जो है ना जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ सकता है। कोई भी चीज़ हमें नहीं आपको नहीं समझ आई तो आप फ्री मुझसे किसी भी जो है ना वक्त फ़ोन करके या जो है ना आप जो है ना ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।